हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है बच्चों। 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि आपकी इकोनॉमिक्स, और उसी में हम लोग चैप्टर नंबर आपका 3 की बात कर रहे थे, मुद्रा एवं साख। तो हम सबसे पहले कल हमने आपका मुद्रा के विषय में पढ़ा। सबसे पहले हमने प्राचीन समय में आपकी क्या स्थिति थी मुद्रा की उसको पढ़ा, फिर हमने वस्तु विनिमय पढ़ा, उसकी खामियां पढ़ी। इन सब चीजों को पढ़ते हुए हम लोग आपका आगे बढ़े और हमने देखा कि आपका किस प्रकार से नोट छापने का प्रचलन हुआ, आपका पेपर करेंसी कैसे आई, इसके माध्यम को हमने आपका पढ़ा। तो कल जितना लेक्चर हमारा हुआ था उसमें किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। डाउट है किसी बच्चे का? कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो लेक्चर में? नहीं है? आगे बढ़ें। चलिए तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। शाबाश, आप माइक को ऑन करें अपना। सर मैं आपको सुनाई दे रही हूँ। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। आपका नाम क्या है? गुड मॉर्निंग सर। सर वेरी मेरा गुड नाम मॉर्निंग। क्या विद्या ना? है। अच्छा विद्या, मैं आपसे जानना चाहूंगा यस कि सर। जो आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है आपके स्कूल में अभी कोई चैप्टर हुआ है इसमें? नहीं हुआ? नो सर, हमारा अभी हिस्ट्री और का हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय वो चल रहा है हमारा। अच्छा, अब देखो दो पैटर्न है मेरे पढ़ाने के, जैसे मैंने पिछले साल भी पढ़ाया। मैं इसलिए बच्चों से बात करता हूँ ताकि मुझे समझ आए कैसे पढ़ाना है। देखिए एक तरीका यस तो सर। ये है कि मैं आपको बुक जो आपका फॉर्मेट है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ाऊं। मेरा जो अपना आपका फॉर्मेट है, मैं ये चाहता हूं कि जितना बड़ा मैंने ये आपको यस सर। पढ़ाया करेंसी क्या है, इसे आप लोग घर से पढ़ के यस आए और इसको मैं नोट रूप में आपको संक्षेप में लिखवाऊं। मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर मैं ऐसा पढ़ाऊंगा तो आप लोग उसको घर से तैयार करके आएंगे चैप्टर को, और हम नोट्स फॉर्म में आप यस उसका पूरे चैप्टर को आपका तैयार कर लेंगे। यानी कि 10 पन्नों का चैप्टर यस 2 सर। पन्नों में हमारे पास हो जाएगा। मैं ऐसा सोचता हूं। यस सर। यस सर। अगर आप लोग सहमत हैं तो मैं इस चैप्टर को आपको आज से या कल से मैं एक पूरा चैप्टर वैसे पढ़ा के दिखाऊंगा कि हम आप लोग घर से पढ़ के हाँ। आइए। अब मान लीजिए जैसे मैं आपको करेंसी पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको समझा दूं आपकी यस बुक सर। में करेंसी, फिर मैं उसको नोट रूप में लिखाऊं कि करेंसी क्या है। मान लीजिए आपकी बोर्ड परीक्षा में आपका क्वेश्चन बन जाए, आप करेंसी से क्या समझते हैं, या आप यस सर। स्पष्ट करें क्या है करेंसी। अगर आपने उसको नोट रूप में लिखा होगा, मान लीजिए चाहे आपने 100 शब्दों में लिखा है, 50 में लिखा है, अगर वो आपकी बोर्ड परीक्षा में ऑप्शनल में क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर में, 2 नंबर में या लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन बनता है, आप उसको कर सकते हो। ऐसा मैं 12th क्लास में जब यस सर। आपके इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ मैं तब ऐसा करता हूँ, यस सर। क्योंकि उस टाइम बच्चे क्या करते हैं कि सर हम लोग चैप्टर तो हम लोग खुद अपना घर से रीडिंग कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर हमारे सर हमको करा देते हैं, आप हमें नोट फॉर्म में पढ़ाइए। तो मैं पूरे चैप्टर को आपका प्रिसाइज करके आपका नोट फॉर्म में पढ़ाता हूँ, शॉर्ट नोट के रूप में। अगर आप लोग ऐसा यस पढ़ना सर। चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, यस सर। या फिर जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही पढ़ाऊं। सर नोट्स के फॉर्म में पढ़ाइए वो ठीक रहेगा। देखिए ऐसे है ना, मैं क्यों बात करता तो हूँ बच्चों से, ताकि बच्चे जुड़े, पता लगे कि भाई बच्चा कैसे पढ़ना चाहता है। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं कि माइक लेते हुए भी डरते हैं कि पता नहीं क्या पूछ लें यस सर। सर। देखो आज आप खड़े हो गया, आप आपके मन में जो भी आपका झिझक है, जो प्रश्न आपके मन में है, आप हमसे पूछोगे। नहीं आएगा मैं आपको यस बताऊंगा, सर। और अगर मेरे को भी नहीं आया मैं आपको साफ मना कर दूंगा। जरूरी नहीं कि सारे प्रश्न मेरे ओके को सर। आए। उसमें क्या होगा, यस सर। आज हम जो अपनी आपका झिझक मान रहे हैं, कल अगर हम बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे और वो क्वेश्चन वहां मिल गया तो उस टाइम पता क्या होता है, ऐसा लगता है काश हमने ये प्रश्न आपका पूछ लिया होता तो हमारे नंबर बहुत अच्छे आ जाते, और उस क्वेश्चन के यस चक्कर में सर। 4 क्वेश्चन और खराब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सब बच्चों से बोलता हूँ जब भी किसी की क्वेरी हो, कोई छोटा सा डाउट बने, बिल्कुल मत हिचकिचाइए। आप चैट के माध्यम से अपना यस क्वेश्चन सर। भेजिए। अगर आपको लगता है माइक लेकर नहीं बोल पा रहे हैं, चैट से भेज दीजिए, खड़े होकर माइक लीजिए। देखिए 35-40 मिनट की क्लास होती है अब तो, कम से कम ये होना चाहिए कि 5 मिनट बच्चों के आपका क्वेश्चन आने चाहिए। अपने सिस्टम के हमारे हैंड रेस कर दो, अपना क्वेश्चन भेज दो कि हम लोग अपना क्वेश्चन पूछेंगे, या सर आप इस चैप्टर को ऐसे पढ़ा दो। अगर आप लोग जितना जुड़ के पढ़ेंगे मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, आप लोगों को पढ़ने में। ठीक यस है सर। ना? चलो तो ये यस सर। चैप्टर फिलहाल मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद आपको नोट रूप में भी इसका बता दूंगा। ठीक, बैठ जाइए आप। ओके सर। ओके। ध्यान दें आप लोग। तो कल सबसे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर को पढ़ा था, ध्यान दीजिए। सबसे पहली हेडिंग थी मुद्रा एक आपका विनिमय का माध्यम है। यानी कि अगर हम किसी चीज को खरीदते या बेचते हैं तो मुद्रा
ऐसा मीडियम है जो उसका आपका ट्रांजैक्शन को मेंटेन करती है। आपने पैसे दिए, पैसे के बदले आप कुछ वस्तु मिली, उस व्यक्ति ने वो पैसे अपने पास रख के उसको कुछ और वस्तु ले ली। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन वस्तु विनिमय में ऐसा नहीं था। वस्तु विनिमय में आपका वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। और मैं आपको एक क्वेश्चन कह रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए, आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर क्वेश्चन बनेगा, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? या तो ये क्वेश्चन बनेगा या बनेगा क्या, कौन सा? मैंने कल भी आपको बताया था, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग किसे कहते हैं। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। इस चैप्टर में दो क्वेश्चन बनने की बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्लियर है? इनको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए, जब कोई पढ़ा रहा होता है टीचर, तो उसको पता होता है कि शायद ये संभावना है, इसमें या तो ये क्वेश्चन बने या ये बने। ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको अभी से, देखिए अभी हमारे पास शुरुआत है आपके सेशन की, अगर हम अभी से ही सब चीज को मजबूत करके लेकर चलेंगे तो ये मान लीजिए आने वाले समय में हमारा सब कुछ तैयार हो चुका होगा। एक तरफ आपको आपके टीचर पढ़ा चुके होंगे, एक तरफ मैं आपको पढ़ा चुका हूंगा, तो दोनों कोर्स आपके बहुत जल्दी। अब देखिए, एक जगह आपका राष्ट्रवाद की बुक चल रही है, वो लोग वहां पढ़ रहे हैं, बच्चे इसको यहाँ पढ़ रहे हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा तो रिवीजन हो जाएगा, सर पढ़ाएंगे तो उनका रिवीजन हो जाएगा। तो आपके लिए तो बेनिफिट है। और जब आपको कुछ चीज मिल रही हो तो आपको उसका सुविधा का फायदा उठाना चाहिए। क्लियर है? चलिए ध्यान देते हैं आगे। जीआईसी मोलधार, माइक ले बेटा, एक कोई भी बच्चा, कम से कम बात तो हो, बच्चों से पता तो चले कि क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। माइक ऑन करे बेटे। नमस्ते नमस्ते, आप कैसे हैं? सर, मैं ठीक हूँ। जी सर। अच्छा, आपका नाम क्या बेटे? सर आर्यन। आर्यन। आर्यन, आप बताओ कि आपके इकोनॉमिक्स में Yes. कितने चैप्टर हुए हैं स्कूल में या अभी नहीं हुए? सर अभी तो सर 2-3 ही हुए फिलहाल। 2-3 हुए। ये चैप्टर पढ़ा आपने? सर आप माइक को मुंह के पास करें बेटा। यस सर। हो गया ना चैप्टर? अच्छा बताइए, अभी मैं पीछे बात कर रहा था कि आपको देखिए चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ाया गया होगा आपके स्कूल में बहुत अच्छे से, फिर इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है वो भी कराए गए होंगे। मेरी कोशिश है कि मैं इसको पूरे चैप्टर को आपका शॉर्ट नोट में मैं आपका लिखवाऊं, ताकि क्वेश्चन आंसर के साथ एक आपकी शॉर्ट नोटबुक भी तैयार हो। मान लीजिए आपको रिविजन करना है, आप उनको देख लें, आप उसको रिविजन कर लें। ऐसा ठीक रहेगा या नहीं? यस सर, ठीक रहेगा सर। ऐसा आप सब बच्चे सहमत हैं? जो पीछे बैठे हैं वो लोग भी? ठीक है, सब सहमत। थैंक यू। ठीक है, बैठ जाइए, धन्यवाद। चलिए ध्यान दीजिए, फिर हमने बात करी थी इस पर, हम बेसिकली बात कर रहे थे कि आपका मॉडर्न समय में आपका क्या मुद्रा किस रूप में है। तो हमने कुछ प्राचीन समय के सिक्के देखे, फिर गुप्तकालीन, फिर तुगलक, और मॉडर्न को हमने रुपया भी देखा। क्लियर है? करेंसी किस तरह से काम करती है, नोट के फॉर्म में होती है, कौन जारी करता है इसको? आरबीआई। किसके बिहाफ पे? भारत सरकार के बिहाफ पे। कौन जारी करता है? आरबीआई। क्लियर है? और बच्चों, ऑप्शनल में क्वेश्चन बनता है कि नोट जारी करने का अधिकार किसको है, तो उसमें ऑप्शन होता है भारत सरकार, रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। और हम सब आंसर लगा के आते हैं भारत सरकार। और बहुत लोग क्या करते हैं, उसका आंसर क्या लगाते हैं? वित्त मंत्रालय। जबकि मैंने कल स्पष्ट बताया है कि 1 रुपए को नोट जारी करने का अधिकार वित्त मंत्रालय के पास है, जबकि नोट छापने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या है? नोट छापने का अधिकार है। ये चीज मैंने आपको कल सभी बच्चों को बहुत अच्छे से बताई थी। ठीक, ये भी मैंने आपको समझाया था। और मैंने आपको ये भी बताया कि हम लोग ज्यादा नोट क्यों नहीं छाप सकते, इसके विषय में हम लोग अगली क्लासों में पढ़ेंगे। फिर हम बैंक को निक्षेपण के रूप में बात कर रहे थे कि देखिए, हम लोग कुछ पैसा कमाते हैं, कुछ अपनी सेविंग करते हैं, उस सेविंग को हम लोग कहां रखते हैं? बैंक में रखते हैं। क्लियर है? और बैंक क्या कहती है? उसको जमा स्वीकार करती है। क्लियर है? जो हम पैसा लेते हैं उसको बैंक अपने पास जमा करती है, और बैंक के पास अगर वो आपका पैसा रहता है तो बैंक उस पर आपको क्या देती है? ब्याज भी देती है। क्लियर है? और जब हमको आवश्यकता पड़ती है तो उस पैसे को हम बैंक के माध्यम से निकाल लेते हैं। आज तरीके बदल चुके हैं, आज हम लोग आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से अपना पैसा निकालते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन आपके गेटवे है, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह। ये बहुत सारे ऐसे माध्यम है जिनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं?
आपका पैसा निकालते हैं। तो इन सभी चीजों को हम लोग इसके अंतर्गत आपका देखते हैं और इन सब चीजों पर हम बात भी करते हैं कि क्या है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मांग जमा एक अन्य दिलचस्प आपका सुविधा देता है। कह रहे जो मांग जमा है इसमें एक यूनिक बात यह है, एक आपकी दिलचस्प चीज है। क्या? यह सुविधा इसे मुद्रा का महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करता है और यही कारण है कि यह क्या करता है, मुद्रा का एक आपका महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो प्रदान करता है। आपके नगद की बजाय चेक से भुगतान करने के बारे में सुना होगा। कितनों बच्चों ने चेक के विषय में सुना है कि चेक के माध्यम से पैसा ट्रांसफर होता है? पता है ना आप सब लोगों को? मान लीजिए मुझे आपसे पैसा लेना है, बहुत बढ़िया, मुझे आपसे फीस लेनी है, तो जरूरी नहीं आप मुझे कैश रूप में दो। आप क्या कर सकते हैं, उसको आप चेक भर के मेरे को फीस दे सकते हैं कि सर ये चेक है, आप इसको अपने बैंक में लगा दीजिए और आपकी फी क्या हो जाएगी, आपके खाते में पहुंच जाएगी। क्लियर है? उसको भी देखेंगे कि चेक काम कैसे करता है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग आपका समझेंगे। और कभी कभी परीक्षा में जब कुछ अलग सा क्वेश्चन पूछता है तो यही पूछ सकता है कि चेक द्वारा भुगतान किस प्रकार किया जाता है, स्पष्ट कीजिए या उसकी व्याख्या करें। अगर आपने चीजों को समझा भी होगा ना बेटे अच्छे से, तब भी आपका काम चल जाएगा। अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट करके जब आप क्लास पढ़ने उस टाइम आपने ध्यान दिया होगा तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। चेक से भुगतान करने के लिए जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी खाते से चेक पर नाम लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम भुगतान करने का आदेश देता है। क्या करता है? भुगतान करने का अब अदा करता। अब देखिए, ये चेक आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दिया? इस प्रकार का चेक होता है और ये चेक है भारतीय स्टेट बैंक का। किसका है? भारतीय स्टेट बैंक का। अब चेक को देखिए, पे का मतलब आप किसे दे रहे हैं, तो नाम लिखा है प्रेम कुमार। कितना लिखा है? 57,000। क्लियर है? 57,000 रुपए। ये है यहाँ चेक पे ही पहले क्या होता है, जिस व्यक्ति का चेक है उसका खाता नंबर बैंक खुद लिख कर देती है। ये बैंक की पूरी डिटेल होती है, ठीक? ये चेक नंबर है, ये बैंक द्वारा प्रायोजित एक कोड होता है। क्लियर है? और कब का, और यहाँ डेट लिखी होती है कि आप क्या कर सकते हैं, इस चेक को कब तक अपनी बैंक में लगा सकते हैं, उसकी डेट लिखी होती है। और यहाँ लिखा है एसी पे। एसी पे का मतलब है कि आपको ये चेक अपने अकाउंट में लगाना होगा और बैंक उसका पैसा आपके खाते में भेजेगी, ना कि आपके हाथ में। अगर ये नहीं लिखा एसी पे, तो इससे क्या होगा, आप बैंक में जाइए और सीधा इसको कैश कर लीजिए, आपको चेक के बदले में कैश मिल जाएगा। तो चेक कैसा होता है ये आपके सामने है। क्लियर है? अब ये काम कैसे करता है इसको भी हम लोग देखेंगे। आज तो आपको लग रहा होगा कि हमारी क्लास में, हमारी बुक में दे रखा है चेक, पैसा वैसा, ये क्या है, बस आपका कोर्स है इसको पढ़ लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप लोग अभी थोड़ा आगे बढ़ोगे और कक्षाओं को पढ़ोगे, ठीक, और गौर करके इन सबको देखोगे, तो क्या होगा, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको समझ आएंगी और आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक, और आप उनमें स्पष्ट कर पाओगे। क्या कर पाओगे? उनमें आपका स्पष्ट कर पाओगे, ठीक। अब देखिए काम कैसे करता है चेक, इसको हम लोग आपका समझते हैं। कह रहे हैं कि एक जूता निर्माता है, उसका नाम है एम सलीम। ध्यान दीजिए, क्या नाम है? जूता निर्माता है व्यक्ति एम सलीम। अब क्या करता है, वो अपना चमड़ा खरीदता है जूते के लिए, और जिससे वो आपका खरीद रहा है वो उसको क्या करना है, आपका भुगतान करना है। तो वह एक विशेष रकम चेक पर लिखता है। क्या कर दिया? विशेष रकम चेक पे लिख दी। कितनी लिखी? 57,000। देख लिया? अर्थात जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को यह रकम देने का आदेश देता है। कुल मिलाकर चेक क्या है? चेक एक ऐसा पत्र है, या आप ऐसे मान लीजिए ऐसा अमाउंट है, या कुछ ऐसा कागज है, ऐसा कुछ भी समझ लीजिए आप, कि वो बैंक को आदेश देता है कि इतने पैसे इस व्यक्ति को, इतने रुपए मेरे खाते से दे दिए जाएं। आदेश है एक प्रकार का, ठीक। और चमड़ा आपूर्तिकर्ता यह है चेक लेकर अपने बैंक खाते में जमा करता है। कहां करेगा? अपने बैंक खाते में। मान लीजिए आपकी क्लास में बच्चा है, उसको आपको पैसे देने हैं, उसने चेक लिख दिया अपनी बैंक का, आपको दे दिया, आपने उसे अपनी बैंक में लगा दिया, तो वो पैसा आपके खाते में जमा हो जाएगा। धन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में कुछ दिन के अंतर
में क्या हो जाता है, आपका लेन देन हो जाता है और आपका ट्रांजेक्शन वो भी पूरा हो जाता है। यानी कि चेक आपके खाते में लगा और वो चेक आपके बैंक में पैसा ट्रांसफर आपका कर देता है। ठीक, तो ये है चेक ट्रांजेक्शन आपका सिस्टम। अब देखिए, जैसे यहाँ बच्चे क्लास पढ़ रहे हैं तो बहुत बच्चों की निगाह पूरी तरफ आपका डिजिटल बोर्ड पर है कि सर कुछ बता रहे हैं, हम पढ़ लेते हैं, कुछ आपस में डिस्कस भी करते हैं कि ऐसे होता है वैसे होता है। लेकिन मैं देखता हूं कि कुछ बच्चे अपने आप में मगन रहते हैं। कुछ स्कूल का काम पूरा कर रहे होते हैं, कुछ बैठ के पन्ने पलट रहे होते हैं, है ना। और जब परीक्षा आती है ना, और जब बैठते हैं परीक्षा में, उस समय सब भूल जाते हैं क्योंकि वो लोग काम पूरा करने में लगे होते हैं। जो कार्य घर का है उसको स्कूल पर ना करें, जो स्कूल का है उसको घर पर ना करें। अभी आप लोग छोटे बच्चे हो, अगर आज से ही आदत डाल लेते हो तो बड़ा सरल है। आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, आपकी सरकार आपको मौका दे रही है, आपके टीचर आपको मौका दे रहे हैं, उसका बेनिफिट उठाइए, उसका लाभ उठाइए। हर किसी को नहीं मिलता ये लाभ। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य कुछ आपके इंपॉर्टेंट ऐसे लक्षण हैं जो मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा के बिना नगद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान कर होना संभव है। यानी कि जरूरी नहीं कि जो आपका भुगतान हो उसमें आपका सीधा कैश जमा हो, ऐसा क्या नहीं, आपका जरूरी नहीं है। ठीक, आगे देखिए। चूंकि मांग आपका जमा को करेंसी के साथ व्यापक स्तर पर भुगतान करने के लिए स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे मुद्रा को भी समझा जाता है। यह आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंक के लिए इन जमाओं के बदले कोई भी मांग जमा एवं भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्य प्रणाली में बहुत आपका करीब से जुड़े होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत करीब से आपका जुड़े होते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, तो एक चैप्टर तो हमारा इसमें साफ हो गया। कौन सा? कि आपकी मुद्रा क्या होती है, आपकी करेंसी क्या है। तो चेक के माध्यम से भी हो सकता है, क्लियर है। आपका पेपर करेंसी के माध्यम से भी हो सकता है। इतिहास पूरा हमने पढ़ लिया। अगर कोई आपसे करेंसी के विषय में पूछता है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, अब बात है साख। साख का मतलब होता है खाने वाला साग नहीं, ये साख है। साख का मतलब होता है ऋण। क्या होता है? ऋण। जब हम किसी बैंक से पैसा उधार लेते हैं तो उसको बोलते हैं साख। जीआईसी बंदिया, जीआईसी बंदिया, माइक लेगा कोई बच्चा? जीआईसी बंदिया, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज शुभम। शुभम, ठीक है शुभम। शुभम, मैं ये जानना चाहूंगा आपके कितने चैप्टर हो गए इकोनॉमिक्स में 10th क्लास में? सर हम लोग सर साइंस साइड के स्टूडेंट हैं। साइंस साइड के स्टूडेंट हैं आप? यस सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलिए अब देखिए, बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधि। बैंक कैसे आपका ऋण देती हैं, कैसे लोगों को ब्याज पर आपका पैसा देती हैं, इसके विषय में पढ़ेंगे। बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन आपका जमा स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं? कह रहे हैं कि जो बैंक है लोगों से जो आपका जमा स्वीकार करते हैं, यानी कि जो पैसा लोगों ने बैंक में जमा किया है, आखिर बैंक उसका क्या करती है, ये समझिए आप। क्लियर है? वो भी तो कुछ करती होगी ना। यह एक आपका दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। बैंक जमा एक रकम छोटा हिस्सा अपने पास नगद रूप में रखता है।
बैंक क्या करती है, एक छोटा हिस्सा क्या करती है, अपना नगद रूप में अपने पास रखती है। मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपए हैं, तो क्या करेगी वो, आपका 15-20 रुपए कुछ अपने पास रखेगी। क्लियर है? कितना रखेगी? 15-20 रुपए। क्यों रखेगी 15-20 रुपए? मान लीजिए अगर लोगों को जो पैसा आपका जमा किया है वो लोग आपका वापस लेने के लिए भी तो आएंगे। मान लीजिए आज आपने 10 रुपए जमा करे, कल आपको बैंक से 2 रुपए निकालने की जरूरत है, तो आप बैंक जाएंगे। तो इसलिए बैंक इतना पैसा रखती है कि लोगों का जो क्या हो, ट्रांजैक्शन आपका चलता रहे। एग्जाम्पल के लिए आजकल भारत में बैंक जमा केवल 15% हिस्सा नगद रूप में अपने पास रखा जाता है। आरबीआई ने नियम बनाया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने, जितनी भी आपका कमर्शियल बैंक है उन सभी कमर्शियल बैंकों को जितना उनके पास टोटल जमा होता है, क्लियर है, यानी कि जितना पैसा लोग जमा करते हैं बैंक में, उसका 15% उन्हें नगद रूप में अपने पास रखना होता है। कैसा? नगद रूप में। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ता द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह आपका प्रावधान किया गया है। यानी कि एक दिन में अगर जितने भी आपका जमाकर्ता अगर पैसे निकालने के लिए आ जाए तो उनकी पैसे निकालने की पूर्ति हो जाए। क्योंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नगद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नगद से आराम से आपका चलता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। क्या होता है? ऋण की बहुत मांग रहती है। हम इसके बारे में आगे आने वाले खंडों और में पढ़ेंगे। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिसके पास अतिरिक्त राशि है, ठीक, एवं जिनके पास जरूरत है, कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उसे ज्यादा ब्याज पर लेते हैं। कर्जदारों से लिया गया ब्याज और जमाकर्ताओं को दिया गया ब्याज के बीच बैंकों का एक प्रमुख का आय का स्रोत है। अब देखिए बैंक क्या करती है, जो पैसा आपने बैंक में जमा करा, ठीक, उसको अपने पास रखती है। कितना? आपका 15%। बाकी शेष पैसे को वो क्या कर दिए, ब्याज पे देती है लोगों को। कहीं शेयर मार्केट में लगाती है, कुछ आपका ट्रेड करती है, तो आपके पैसे से वो क्या कमाती है, और पैसा कमाती है। उसी कमाए गए पैसे को वो अपने पास रखती है, फिर वो ब्याज के रूप में लोगों को धनराशि देती है। बैंक का काम केवल ये नहीं है जो हमें दिखता है कि बैंक केवल आपका पैसा ले रही है और आपका जमा कर रही है और वापस लोगों को दे रही है, नहीं। ये तो एक बहुत आपका प्राइमरी काम है, और बहुत सारे बैंक के काम है। बैंक क्या करती है, आपका लोगों को ब्याज प्रोवाइड कराती है, लोगों को आपका ऋण देती है। बैंक आपके बहुत सारे आपके ट्रेड करती है, क्लियर है, आपका फॉरेन करेंसी में ट्रेड करती है, गोल्ड में, क्लियर है, सिल्वर में, कॉपर में वो आपका ट्रेड करती है। आपने निफ्टी के विषय में सुना होगा, सेंसेक्स के विषय में सुना होगा, शेयर मार्केट के विषय में सुना होगा। बैंक अपना पैसा वहां इन्वेस्टमेंट करती है, क्लियर है। बैंक के पास अपना पैसा नहीं होता, वो लोगों का ही पैसा होता है। उसी को वो कहां लगाती है, बाजार में लगाती है। अब ऐसा नहीं कर सकती बैंक की 100 रुपए के 100 रुपए बैंक में लगा दिए, नहीं। आरबीआई ने उसके लिए कुछ नियम निश्चित किए हैं कि आप इतना पैसा ही बैंकों का आप शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, इस तरह से वहां खर्च कर सकते हैं, या आप इतना ट्रेड में कर सकते हैं। और अगर आपको पैसा देना पड़ जाए आपातकालीन रूप में तो इतना पैसा आपको आरबीआई के पास भी रखना होता है। तो ये सारे नियम, ये सारी मॉनिटरिंग आरबीआई अपने स्वयं अपने ऑब्जर्वेशन में बैंकों का रखवाती है, क्लियर है। और अगर क्वेश्चन बन जाए कि भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, लिख लीजिए। अगर प्रश्न बन जाए कि भारत में बैंकों का बैंक किसको कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए भारत में बैंकों का बैंक आरबीआई को कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं, क्लियर है। और अगर क्वेश्चन बन जाए कि भारत सरकार का बैंक कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए भारत सरकार का बैंक आरबीआई है। कौन सा है भारत सरकार का बैंक? आरबीआई, क्लियर है। तो ये सारे चीज आपको ध्यान रखने चाहिए, ये सारी आपकी चीजें हैं, आप इनको अच्छे से ध्यान रखें। चलिए
देख लिया इतना? आगे बढ़ें। अब देखिए, बड़ा अच्छे से आपका समझाया गया है। ये है आप लोग, आपका जमा करता यानी कि आप, ये देखिए, ये बनी हुई है आपकी बैंक, देख पा रहे हैं? आप है जमा करता, आपने कुछ अपनी सेविंग करी, कुछ पैसा अपना सुरक्षित किया, और लोगों ने क्या कर दिया, उस पैसे को आप देखेंगे बैंक में जमा कर दिया। क्या किया? इस पैसे को बैंक में जमा किया। कुछ आपको जरूरत पड़ी, वो पैसा आपने कुछ वापस निकाल लिया। यानी कि बैंक में आप पैसा जमा भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। ठीक। अब देखिए, बैंक के पास कुछ पैसा हो गया, बैंक ने क्या किया, उस पैसे को, जो आपके व्यापारी हैं, जो आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन बिजनेसमैन को क्या किया, उनने पैसा कर्ज पर दिया। ठीक। 1000 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़। ठीक। फिर क्या करते हैं, उस पर वो ब्याज लेती है बैंक, तो वो ही व्यापारी क्या करते हैं, बैंक को ब्याज देते हैं। ठीक। यहां ब्याज दर कैसी होती है, ऊंची होती है, और जो इनको ब्याज दर वापस मिलती है वो कैसी होती है, बड़ी छोटी होती है। यहाँ कितना इंटरेस्ट होगा, कम से कम 15%, 12%, 18%, और ये कितने को दे रहे होंगे लोगों को, 1%, 2%, मैक्सिमम 3%। तो सोचिए कितना बड़ा लाभ कमा रहे हैं। यानी कि अगर 100 रुपए जमा करे तो बैंक कितना दे रही है आम लोगों को, उस पर 2 रुपए या 3 रुपए ब्याज, और ले कितना रही है इनसे व्यापारी से, 18 रुपए। सोच के देखिए, यानी 15 रुपए 100 रुपए पे सेविंग कर रही है सीधा। अगर बैंक के पास 1000 करोड़ रुपए है और उसने वो आपका ब्याज पे दिया है, कितना पैसा लेगी महीने का, ब्याज में ही, मूल का तो छोड़ दीजिए। तो इस तरह से क्या करती है बैंक, आपका अपना काम करती है। अभी और बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन जितना हमारे क्लास के लिए पर्याप्त है हम लोग उतना पढ़ेंगे, और इसको मैं आपको नोट रूप में भी आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। तो बच्चों, आप एक बार छोटा सा इसका रिवीजन कर लीजिए, आपका देख लीजिए। आप लोगों ने मुझसे बात की, अपना सुझाव आपने मुझे दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद।